हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये है हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 5 अप्रैल 2017। तो हमारे आज के क्वेश्चन देखने से पहले देख लेते हैं हमारे आज के टॉपिक। सो फर्स्ट इज इंडियन म्यूजिक टाइप्स, नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स, थर्ड इज ग्रासोलिन, देन फोर्थ इज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, देन फिफ्थ इज वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी दैट इज वाडा, नेक्स्ट इज नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया, देन आफ्टर दैट कैसिनी, then 8 is non-cooperation movement, ninth is SERDAP and last is Caspian Sea. Alright friends, so स्टार्ट करने से पहले हमारे कल के क्वेश्चन के आंसर देख लेते। तो पहला जो था हमने कि प्रीएम्बल में कौन से कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल में किस वजह से हमने अमेंडमेंट की थी, मतलब कौन से एक्ट से, तो ये था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। एंड आईएनसी की पहली महिला, इंडियन महिला प्रेसिडेंट कौन थी, तो इसका आंसर है सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा आज का। फर्स्ट इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। फर्स्ट इज हिंदुस्तानी म्यूजिक इज बेस्ड ऑन कंपोजिशन दैट इज कृति एंड कर्नाटकी म्यूजिक इज बेस्ड ऑन रागाज। ठीक है, तो ये हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटकी म्यूजिक में डिफरेंस बताया गया है इसमें पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट में। नेक्स्ट इज हिंदुस्तानी म्यूजिक गिव्स फ्रीडम टू इम्प्रोवाइज बट इन कर्नाटकी म्यूजिक वेरी लिटिल इम्प्रोवाइजेशन इज पॉसिबल। तो हिंदुस्तानी म्यूजिक में इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं एंड कर्नाटक की म्यूजिक में नहीं, मतलब थोड़ा ही कर सकते हैं, ऐसा ये सेकंड स्टेटमेंट है। एंड लास्ट इज बोथ म्यूजिक लेट्स स्ट्रेस ऑन ताल और तालम। ठीक है, ये थर्ड स्टेटमेंट है कि ये दोनों भी, इसमें ताल जो है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। तो इसका थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज इन दोनों भी म्यूजिक के जो हमारे टाइप है इसमें ताल जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया होता है, स्ट्रेस दिया गया होता है। सो थर्ड इज करेक्ट। सेकंड भी करेक्ट है कि इसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है इसमें फ्रीडम है इम्प्रोवाइजेशन का, लेकिन कर्नाटकी म्यूजिक में बहुत ही कम फ्रीडम होता है इम्प्रोवाइजेशन के लिए। लेकिन फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, ये स्वैप कर दिया गया है। हिंदुस्तानी म्यूजिक में रागा पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और कर्नाटकी म्यूजिक में कंपोजिशन कृति पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। आप जानते होंगे कि हमारा जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है उसमें अलग अलग तरह के राग जो इसको आलाप जो अपना गाए जाते हैं। तो इसका फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। सो आंसर इज सी, दैट इज 2 एंड 3। ठीक है, ये न्यूज़ थी पीएम मोदी कंडोल्स ऑन पासिंग अवे ऑफ किशोरी अमोनकर जी। ये किशोरी अमोनकर जो थी ना, वो हिंदुस्तानी वोकल क्लासिकल वोकलिस्ट थी जो जिनका परसों ही देहांत हो गया है। तो इस वजह से ये न्यूज़ में था, इसलिए हमने जो हमारा आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड एक क्वेश्चन फॉर्म कर दिया। तो अभी बाकी बातें देख लेते हैं। जैसा कि हमने पहले स्टेटमेंट में कहा कि हिंदुस्तानी म्यूजिक इज बेस्ड ऑन रागा एंड नेक्स्ट इज कर्नाटकी म्यूजिक इज बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशंस। और पहले क्या होता था कि जो मतलब ऐसे 16th सेंचुरी तक है ना, ऐसा कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता था कि हर हिंदुस्तानी म्यूजिक अलग कर्नाटकी म्यूजिक अलग। लेकिन उसके बाद मतलब इस्लामिक रूल जब से हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो गया, मतलब बाबर वगैरह ये, इनके बाद यहाँ पे थोड़ा मतलब इनको डिफ्रेंशिएट होने लगा, क्योंकि जो ऊपर मतलब नॉर्दर्न इंडिया में जो एरिया था वहाँ पे घराना सिस्टम स्टार्ट हो गई इस वजह से। सो या इसमें मतलब थोड़ा सा डिफरेंस आ गया इन दोनों म्यूजिकल टाइप्स में। ठीक है, तो ये हो गया। हम इसके जो डिफरेंसेस है, मेन डिफरेंसेस हिंदुस्तानी और कर्नाटकी म्यूजिक के, वो देख लेते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप प्रिंट स्क्रीन कर सकते हो इसको मोबाइल पे या फिर आपके पीसी पे, वो देख लेते हैं हम। हिंदुस्तानी म्यूजिक फर्स्ट इज इट इज प्रैक्टिस्ड इन नदर इंडिया। ये तो आप जानते होगे, हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है वो नदर इंडिया में और कर्नाटकी म्यूजिक जो है वो सदर इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। नेक्स्ट इज रागाज आर डिवाइडेड इनटू थाट एज पर दिस हिंदुस्तानी सिस्टम। नेक्स्ट इज रागाज आर डिवाइडेड इनटू मेला करता एज पर दिस सिस्टम। कर्नाटकी सिस्टम में मेला करता एंड हिंदुस्तानी सिस्टम में थाट। ठीक है, next is the time of singing of each raga is strictly observed and ragas are sung only according to their time। मतलब हिंदुस्तानी म्यूजिक में क्या है कि राग का हर एक राग के लिए एक एक टाइम सेशन जो है वो अलॉट कर दिया गया है और उसी टाइम में ये जो पर्टिकुलर राग होते हैं वो हिंदुस्तानी म्यूजिक में गाने चाहिए, ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट इज जो कर्नाटकी म्यूजिक है, ऐसा कोई बात नहीं है कि इस रागा जो है वो टाइम स्पेसिफिक हो। नेक्स्ट इज देयर इज वेरियस घरानाज सिस्टम इन म्यूजिक। तो जैसा मैंने पहले इसके एक्सप्लेनेशन में बताया था, तो हिंदुस्तानी म्यूजिक में घराना है और कर्नाटकी म्यूजिक में कोई घराना मतलब ऐसे प्रकार क्लासिफिकेशन नहीं होता है। नेक्स्ट इज हिंदुस्तानी म्यूजिक इज इक्वली डिवाइडेड इनटू वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। और यहाँ पे मेन जो फोकस है कर्नाटकी म्यूजिक में वो दिया गया होता है म्यूजिक में, लेकिन साथ ही साथ जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी प्रैक्टिस किए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी प्रैक्टिस किया जाता है। वोकल म्यूजिक, वोकल मतलब गाना और साथ म्यूजिक भी। ठीक है, ऐसा है। नेक्स्ट इज इम्प्रोवाइजेशन इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस इन हिंदुस्तानी म्यूजिक, जो हमने पहले भी कहा।
और इसमें कर्नाटकी म्यूजिक में कंपोजिशंस आर गिवन मोर इंपॉर्टेंस। लास्ट इज श्रुति कॉन्सेप्ट इज नॉट प्रैक्टिस्ड इन डिटेल्स इन हिंदुस्तानी म्यूजिक, लेकिन यहाँ पे श्रुति जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस जो है ना वो देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि यूपीएससी इस पे मेंस पे भी क्वेश्चन पूछ रहा है और साथ ही साथ प्रीलिम पे भी इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो चाहे तो आप इसको देख लीजिए और अच्छे से। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं ये हमें बताना है। फर्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन। नेक्स्ट इज राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड स्ट्राइक। नेक्स्ट इज राइट टू प्रॉपर्टी। देन लास्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। तो इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है ये हमें बताना है। सो फर्स्ट जो है वो है फंडामेंटल राइट, दैट इज फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन। जी आप जानते हैं ये 19 में फोर्थ है, 19 जो हमारा आर्टिकल है उसमें ये फोर्थ राइट बताया गया है। नेक्स्ट ये जो है ये हाफ करेक्ट है, दैट इज इट इज राइट ऑफ एसोसिएशन, जो है एसोसिएशन फॉर्म करना ये तो है, लेकिन स्ट्राइक का हमें फंडामेंटल राइट नहीं दिया गया है, ठीक है। फंडामेंटल राइट नहीं है स्ट्राइक का। और प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, ये लीगल राइट है। आप जानते हैं इसको चेंज कर दिया गया था बाद में। लास्ट क्या है, ये भी हमारा पर्सनल लिबर्टी जो है वो हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। सो आंसर जो होता है डी, दैट इज 1 and 4। ओके, ये अभी न्यूज़ थी, महाराष्ट्र में फार्मर जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं स्ट्राइक का फ्रॉम June 1। और साथ ही साथ आपने बाकी भी देखा होगा कि महाराष्ट्र में रिसेंटली जो डॉक्टर्स है उन्होंने भी स्ट्राइक किया था, बैंक भी कुछ दिनों पहले स्ट्राइक करने की बातें कर रहे थे। सो इस वजह से हमने ये क्वेश्चन फॉर्म कर लिया था जी। जैसे कि हमने कहा कि राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशन जो है वो 19 में 6th है, सॉरी मैंने अगर पहले 4th कहा हो तो, और ये 6th है 19 में। एंड लास्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, ये 21st आर्टिकल है हमारा, ठीक है, ठीक है। ये जो 21st आर्टिकल है ना वो अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसका स्कोप जो है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ग्रासोलीन। ये ग्रासोलीन क्या है ये हमें बताना है। सो फर्स्ट इज ए, दैट इज वे ऑफ प्यूरिफाइंग सी वाटर यूजिंग ग्रास, ये इसको ग्रासोलीन कहते हैं, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज अ बायोफ्यूल डिराइव्ड फ्रॉम ग्रास। थर्ड इज अ ग्रास कवर्ड हाउसेस टू सेव एनिमल फ्रॉम हीट वेव। एंड लास्ट इज नन ऑफ द अबाउ। तो ये ग्रासोलीन क्या है, इसका आंसर है बी, दैट इज इट इज ये एक बायोफ्यूल का प्रकार है जो डिराइव मतलब बनाया जाता है ग्रास से, ठीक है। ग्रास से बनाने वाला बायोफ्यूल, इसको कहते हैं ग्रासोलीन। तो ये न्यूज़ थी, साइंटिस्ट डेवलप ग्रासोलीन टू पावर एरोप्लेन इन द फ्यूचर। मतलब ऐसे आप प्लान कर रहे हो कि ये ऐसे बनाया जा रहा है जो फ्यूचर में एरोप्लेन्स को पावर दे सके, प्रोवाइड कर सके, ऐसे ग्रासोलीन बनाए जा रहे हैं। तो ये देखिए, इन द क्वेस्ट ऑफ मोर सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ ग्रासोलीन, अ बायोफ्यूल डिराइव्ड फ्रॉम ग्रास दैट कुड वन डे पावर, मतलब कभी फ्यूचर में ये पावर कर सकेगा एयरक्राफ्ट को, ऐसा है। रिसर्चर्स इन्वेस्टिगेटेड मेथड्स दैट कैन डिसइंटीग्रेट एंड ट्रीट ग्रास अंटिल इट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। मतलब जी इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस बताई गई है, मतलब वो जो न्यूज़ थी उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस बताई गई थी। इतना तो कॉम्प्लिकेटेड यूपीएससी नहीं पूछेगा हमें, सर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है कि ग्रासोलीन क्या है ये हमें पता होना चाहिए। सो हमने सिर्फ ये मेन जो है वो बता दिया। इसमें जो हमें मतलब ये कैसे बनाते हैं ये प्रोसीजर तो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो सिर्फ इतना ही हमने इसमें कवर कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। So first is the MCI is a autonomous body. Next is it is body for establishing uniform and high standards of medical education in India. मतलब ये जो बॉडी है ये हमारे पूरे देश में एक तो यूनिफॉर्म और साथ ही साथ बहुत ही हाई स्टैंडर्ड जो है मेडिकल एजुकेशन के बनाने के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट इज थर्ड, द नीति आयोग हैज रिकमेंडेड द रिप्लेसमेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया विथ नेशनल मेडिकल कमीशन। मतलब नीति आयोग ने ऐसा सुझाव दिया है कि इस MCI को रिप्लेस कर दिया जाए NMC से, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट इज इट इज एफिलिएटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऑलराइट, तो इसका हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। और जी देखिए ये फोर्थ तो ऑब्वियस है कि मेडिकल रिलेटेड है तो ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से एफिलेटेड होगा, दैट इज ये थर्ड करेक्ट है, तो फोर्थ करेक्ट है। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है कि नीति आयोग ने कुछ मतलब इसका बताता हूँ मैं एक्सप्लेनेशन में इसको रीज़न क्या था। तो नीति आयोग ने ऐसा रिकमेंड किया था कि MCI को NMC से रिप्लेस किया जाए। साथ ही साथ थर्ड जो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है कि ये एस्टेब्लिश करता है हाई एंड यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया। लेकिन फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि ये ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। यूपीएससी का है ना ये एक बहुत ही फेवरेट एरिया है जिसमें वो बॉडी जो है कोई
उसका मतलब स्टेटस जानना चाहती है कि ऑटोनॉमस है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैट्यूटरी है, क्वासी जुडिशियल है, ऐसे कौन सी बॉडी ये यूपीएससी हमेशा जानना चाहती है। और साथ ही साथ ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि कौन से मिनिस्ट्री के अंडर ये पर्टिकुलर बॉडी आती है, ये यूपीएससी अक्सर पूछता है। सो ये हमेशा देख लीजिए किसी भी बॉडी पे अगर हिंदू में बात आए तो देख लेना चाहिए। तो इसका आंसर है दैट इज सी, दैट इज 2, 3 एंड 4। ऑलराइट, तो ये देखिए ये न्यूज़ है, एमसीआई डायरेक्ट्स कैंसलेशन ऑफ 500 एडमिशन इन यूपी तेलंगाना मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और कब सबसे पहले एस्टेब्लिश कर दी गई थी, तो 1934 में अंडर द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1933 के एक्ट के अंदर ये 1934 में बनाई गई थी। लेकिन बाद में इसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया अंडर द मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। ओके, दैट रिप्लेस द अर्लियर एक्ट। इस अर्लियर एक्ट को रिप्लेस करके ये बाद में फिर से 1956 में इसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया। ठीक है, इसके और जो थर्ड स्टेटमेंट था हमारा नीति आयोग ने, हुआ क्या था कि कुछ सालों पहले ना इसमें कुछ इसके जो हेड थे एमसीआई के, मैं उनका नाम भूल गया, मैंने देखा था अभी आपको बताने के लिए लेकिन अभी मैं भूल गया उनका नाम, सॉरी जी। उन पे ना कुछ मतलब उन्होंने कुछ फ्रॉड किया था, इस वजह से उनको अरेस्ट हुआ था। लेकिन बाद में फिर 2013 में इसको नए सिरे से बनाया गया इस बॉडी को। सो अभी जब नीति आयोग बनाया गया तो इसने रिकमेंड किया था कि अगर इसमें ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं एमसीआई में, तो बेटर वे इसको स्क्रैप करके एक नई दैट इज एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन जो है वो बनाया जाए, ऐसा नीति आयोग ने फिर इस वजह से रिकमेंड किया था। ठीक है, तो इसके एमसीआई जो अभी है हाल फिलहाल में, उसके फंक्शन देख लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, मतलब हमारा जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन है उसके लिए एक एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड, जो हमने कहा पहले यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बनाती है ये, तो फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट इज रिकॉग्निशन ऑफ मेडिकल क्वालिफिकेशंस ग्रांटेड बाय मेडिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। नेक्स्ट इज रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन मेडिकल क्वालिफिकेशंस, फॉरेन यहाँ पे इंडियन था, अब यहाँ पे फॉरेन मेडिकल क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट इज एक्रेडिशन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, एक्रेडिट करना जो काम है जैसे एआईसीटीई करती है, वैसे ये हमारे मेडिकल सेक्शन के लिए ये करता है। एंड लास्ट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्टर्स विद रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन, जो डॉक्टर्स का जो सर्टिफिकेट होता है ना, आप देखते होगे अगर किसी आप डॉक्टर के पास जाए तो इसका रजिस्ट्रेशन कौन करता है, तो वो भी एमसीआई करता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट वाडा एंड विच ऑफ दीज आर करेक्ट। वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। सो फर्स्ट इज वाडा इज फाउंडेशन इनिशिएटेड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी बेस्ड इन कनाडा। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया कि ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा इनिशिएट कर दी गई थी, जो अभी कनाडा में स्थित है, वाडा, फर्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज द एजेंसीज की एक्टिविटी इंक्लूड साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ एंटी डोपिंग कैपेसिटीज एंड मॉनिटरिंग ऑफ द वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड whose provisions are enforced by UNESCO's International Convention against Doping in Sport। ठीक है, मतलब ये देखिए अच्छे से ये स्टेटमेंट पहले तो समझ लीजिए कि ये क्या काम करता है। तो साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन, साथ ही साथ ये बाकी काम करता है। और इसका मॉनिटरिंग क्या है, मतलब ये भी एक काम करता है मॉनिटरिंग का। जो इसका कोड बनाया गया था, मतलब कोड मतलब इसकी जो संहिता बनाई गई थी, इसका भी ये मॉनिटरिंग का काम करता है। और इसके प्रोविजंस जो है वो कैसे एनफोर्स किए जाते हैं, तो यूनेस्को का एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट, तो इससे ये एनफोर्स किए जाते हैं, ऐसा ये स्टेटमेंट है। ठीक है, समझ आ गया सेकंड स्टेटमेंट। तो हम देखते हैं इसके करेक्ट स्टेटमेंट कौन से है। तो इसके दोनों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। दैट इज ये वाडा जो है वो कनाडा में मॉन्ट्रियल में स्थित है और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा इसको इनिशिएट कर दिया गया था। और सेकेंड स्टेटमेंट जो हमने अभी बताया वो भी करेक्ट है। ठीक है, आंसर है सी। तो ये न्यूज़ थी, इंडिया रैंक्स फॉर थर्ड ईयर इन रो इन वर्ल्ड डोपिंग चार्ट। और वाडा के बारे में तो हमने बता दिया जी, मॉन्ट्रियल में है ये। मॉन्ट्रियल देखिए आप, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लीजिए किस पर है, चाहे तो आप कमेंट्स में बताइए किस पर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और साथ ही साथ नहीं, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, देखिए द एम्स ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोपियन एंटी डोपिंग कन्वेंशन, यूरोपियन एंटी डोपिंग कन्वेंशन के जो एम्स है ना, वो भी इसके मतलब अलाइंड है, मतलब कुछ साथ ऐसे ही है वाडा के साथ, मतलब मिलते जुलते ऐसा है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। जी आप जानते होंगे हमारे न्यूक्लियर पावर के लिए हमने नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन बनाया गया है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। ओके, सो फर्स्ट इज न्यूक्लियर वेपन्स विल ओनली बी यूज्ड इन रिटेलिएशन, रिटेलिएशन में ही सिर्फ यूज होंगे। रिटेलिएशन मतलब अगर हम पे किसी ने
न्यूक्लियर अटैक किया, न्यूक्लियर वेपन से अटैक किया, तो ही हम न्यूक्लियर वेपन रिटेलिएशन में यूज करेंगे, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। अगेंस्ट अ न्यूक्लियर अटैक्स ऑन इंडियन टेरिटरी और ऑन इंडियन फोर्सेस एनीवेयर, ये भी देख लेना है कि इंडियन टेरिटरी और इंडियन फोर्सेस एनीवेयर इनमें से क्या करेक्ट है, ये हमें बताना है। नेक्स्ट इज इंडिया वोंट इंटेंट न्यूक्लियर रिटेलिएशन अगेंस्ट अटैक्स विथ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स। ठीक है, मतलब अगर हम पे किसी किसी पर्टिकुलर देश ने केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज किया, तो इस सिचुएशन में हम उसका इसको रिटेलिएशन न्यूक्लियर पावर से नहीं करेंगे, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, ये हमें बताना है। सो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, दैट इज हम अपनी टेरिटरी पे या फिर अगर हमारी फोर्सेज जो है वो बाहर कहीं पर भी हो, और अगर हमारी फोर्स पे या फिर हमारी टेरिटरी पे किसी भी देश ने न्यूक्लियर पावर से पहले दूसरे देश ने न्यूक्लियर पावर से हम पे हमला करना चाहिए, तभी हम रिटेलिएशन न्यूक्लियर अटैक से करेंगे। और सेकंड जो है वो बात इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो है ना न्यूक्लियर रिटेलिएशन, ये इस में भी होता है, मतलब केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स से हम पे अगर किसी ने अटैक किया तो भी हम न्यूक्लियरली रिटेलिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मतलब हमें जब 1999 में हमने अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर कर दिया था, तो इसके बाद हम पे बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगाए गए थे। उसके बाद हमने ये जो डॉक्ट्रिन था वो अपनाया था, नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन। लेकिन ये जो डॉक्ट्रिन था ना, वो ऐसा कोई बात नहीं थी कि हमने हमारे हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं उस वजह से हमने ये डॉक्ट्रिन अपनाया था। उसके बजाय ना ये हमारा एक रिस्पॉन्सिबल कदम था कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को अच्छे से यूज करेंगे, और सिर्फ हमारा इसका जो मकसद है न्यूक्लियर पावर नेशन बनने का, तो वो बस इतना है कि हमें डेटरेंस, जो हमारे पड़ोसी मुल्क है उनमें डेटरेंस का कायम करना है। इस वजह से सिर्फ हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, ऐसा हमारा मतलब तब मोटो था। और बाद में इसमें ना मतलब कुछ 3 या 4 सालों के बाद केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन जो है वो भी जो हमारा मतलब ऐड कर दिए गए न्यूक्लियर रिटेलिएशन में। ठीक है, तो हमारे जो आंसर है वो है ए ओनली, क्योंकि ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो ये न्यूज़ थी, सीरियन ग्रुप जो है रेजेस डेड टोल टू सब्जेक्टेड गैस अटैक टू 58, मतलब यहाँ पे कुछ अटैक्स हुए थे, गैस अटैक्स, उस वजह से यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो मौत हो रही है। तो इस वजह से हमने अपने मतलब हुआ तो सीरिया पे, लेकिन हमने अपने देश पे इस पे जो क्वेश्चन बना लिया। आप जानते होंगे कि पिछले साल है ना, जब उरी अटैक हुआ था, तो उसके बाद जो हमारे तब के संरक्षण मंत्री थे मनोहर पर्रिकर सर, तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था, और उस वजह से जो हमारा नो फर्स्ट यूज जो डॉक्ट्रिन था वो न्यूज़ में था उस टाइम। सो हमने ये क्वेश्चन फॉर्म कर दिया। इसमें जो मतलब जो हमने अभी एक्सप्लेनेशन में बताया वही यहाँ पे हमने बताया गया है फिर से। सो मैं अभी इसको फिर से नहीं पढ़ता हूँ, हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 इज कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट कैसिनी। कैसिनी क्या है और उसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट इज इट इज अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट सेंट टू स्टडी सैटर्न। ओके, अनमैन्ड पहली बात तो अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट। नेक्स्ट इज किसके बारे में स्टडी करने के लिए, तो सैटर्न के बारे में पढ़ाई करने के लिए भेजा गया है। नेक्स्ट इज दिस मिशन इज ऑर्गेनाइज बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें बता रहा है। जी आजकल है ना यूपीएससी ऐसे इंटरनेशनल कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट होंगे ना, तो इस पर बहुत ही फोकस कर रहा है। और साथ ही साथ जी अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो तो उस पर भी यूपीएससी मतलब पिछले 2-3 सालों से इंटरनेशनल इवेंट्स पे भी यूपीएससी अच्छे से मतलब 4-5 क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है। सो ये भी देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कसिनी जो है वो ये बात सही कि अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट है और सैटर्न पे भेजा गया है, लेकिन ये सेकेंड इनकरेक्ट है। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा नहीं, ये नासा द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, तो सेकेंड इनकरेक्ट है, ओनली फर्स्ट करेक्ट, ए आंसर है इसका। तो ये न्यूज़ है कैसिनी नासाज आई ऑन सैटर्न। तो अभी है ना, सबसे पहले इन्होंने 1997 में पहला जो इसका कैसिनी का जो मिशन था वो भेजा था, जो जून 24 में सैटर्न से ऑर्बिट वहाँ पे बिगेन कर दिया उसने, सैटर्न के अपने ऑर्बिट में घूमना। और उसने तब क्या स्टडी की थी, तो प्लैनेट साथ ही साथ उसके रिंग्स और उसके मून्स के बारे में पढ़ाई की थी। और अभी ये हम उसी कड़ी में अगला कैसिनी मिशन भेज रहे हैं, जिन्होंने इसको नाम दिया है ग्रैंड फिनाले। ठीक है, तो अभी इसके मतलब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हमने देख लिए। अभी देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द डिमांड्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जो हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था उसके जो डिमांड्स क्या थे, ये हमारा क्वेश्चन है। सो फर्स्ट इज सॉल्विंग खिलाफत इशू। नेक्स्ट इज द रिड्रेसल ऑफ पंजाब रॉन्ग्स, मतलब क्या हुआ था जी आप जानते होंगे कि उस समय जालियनवाला बाग जो हमारा हत्याकांड वो हुआ था।
सो इसके बारे में था ये। एंड लास्ट इज अटेनमेंट ऑफ स्वराज्य। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है, ये हमारे ऑप्शंस। तो जी इसके तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। हम डायरेक्टली इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जी। ये आप लोग जानते होंगे कि महात्मा गांधी की एक सबसे मतलब जो इन्होंने बहुत बड़े जो मूवमेंट स्टार्ट किए थे उनमें से एक है ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो 1920 में स्टार्ट कर दिया गया था। और इसके पीछे क्या क्या रीज़न थे, तो रॉलेट एक्ट था, जो रॉलेट एक्ट फर्स्ट हो गया, और साथ ही साथ जालियनवाला बाग की ट्रेजेडी ये सेकंड था। रॉलेट एक्ट क्या था, तो इट ट्राइड टू पुट रिस्ट्रिक्शंस अपॉन द लिबर्टी एंड स्पीच ऑफ एंड प्रेस, ठीक है। मतलब ये इसको लाइक इट वाज टर्म एज ब्लैक एक्ट, ठीक है। तो क्योंकि इस पे ना जो हमारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखना, किसी भी मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बात करना, लिबर्टी हमारी, इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। तो इस वजह से रॉलेट एक्ट पे बहुत ही ज़्यादा उस समय मतलब हमने प्रोटेस्ट किए थे। साथ ही साथ खिलाफत मूवमेंट जो है वो उसी समय टर्की जो वहाँ पे कुछ खिलाफत इशू, वो आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िए, उसमें आपको पता चल जाएगा खिलाफत मूवमेंट क्या थी। तो ये भी हो रहा था। तो इस वजह से नागपुर सेशन जो हुआ था 1920 का, तो वहाँ पे गांधी जी ने कंफर्म किया था कि ये रिजोल्यूशन के बारे में, और साथ ही साथ एश्योर किया था कि स्वराज वुड बी अचीव विद इन 1 ईयर, ठीक है। तो देखिए ये जो है वो इसके सभी कॉजेज है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। फर्स्ट इज people's resentment against Rowlatt Act. Next is people's reaction to Gasti massacre at Jallianwala Bagh. Next is the demand for Swaraj jointly raised by moderates and extremists. ये भी याद रखना है कि यहाँ पे मतलब 1920 में जो स्वराज के लिए डिमांड था वो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट ने दोनों ने साथ मिलकर किया था। एंड नेक्स्ट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ हिंदू मुस्लिम जॉइंट मूवमेंट ऑन खिलाफत क्वेश्चन। तो इस वजह से गांधी जी ने ये स्टार्ट करने के लिए रिजोल्यूशन 1920 में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट सरडैप एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो फर्स्ट देख लेते हैं इसका सरडैप, इसका पहले तो फुल फॉर्म ये करेक्ट है, ये देख लीजिए, सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ये इसका फुल फॉर्म है। एंड इट इज दिल्ली बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सो फर्स्ट ये स्टेटमेंट हो गया कि ये जो सरडैप है ये एक हमारा दिल्ली में बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। एंड नेक्स्ट इज इट इज इन्वॉल्व इन रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट हो गया कि इसका मेन मकसद क्या है, तो रूरल डेवलपमेंट करना। तो ये तो है ही रूरल डेवलपमेंट, यहाँ पे इसके बताया गया है। लेकिन पॉवर्टी एलिविएशन ये भी इसका मकसद है, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। तो जी इसका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट इनकरेक्ट है। क्योंकि ये दिल्ली में बेस्ड नहीं है, ये बांग्लादेश में बेस्ड है, ठीक है, दिल्ली में नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है बी, दैट इज 2 ओनली। ये न्यूज़ है कि जो हमारा कैबिनेट है इसने परमिशन दे दी है सरडैप का जो सेंटर है, जी मैं इसको सरडैप ही प्रोनाउंस कर रहा, आई होप इसका प्रोनाउंसिएशन भी वही सही हो। सेंटर जो है वो इंडिया में बनाने के लिए हमारे कैबिनेट ने परमिशन दे दी है, दैट इज हामी भर दी है। तो ये सरडैप इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो ये बात भी याद रखनी है, एशिया और पैसिफिक इस रीजन की रूरल डेवलपमेंट के लिए ये सेंटर है। इट इज बांग्लादेश बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब कर दिया गया था, तो 1976 में at the initiative of countries of Asia Pacific region and Food and Agriculture Organization, इसके इनिशिएटिव के साथ ये 1979 में स्टार्ट कर दिया गया था। साथ ही साथ इसमें कुछ यूएन की बाकी बॉडीज़ भी शामिल थी। और जब स्टार्ट हुआ था तब इसमें कुछ 6 ही मेंबर कंट्रीज थी, और अभी बढ़ते बढ़ते 15 हो गई है। और अभी हमारे यहाँ पे भी इसके सेंटर बनाने के लिए हामी भर दी गई है, ठीक है। तो ये है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो हमने मैप्स पे, जैसा कि हमने कल कहा, तो ये हमारा मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो कैस्पियन सी जो है वो कौन से नेशन के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये हमारा क्वेश्चन है। सो फर्स्ट इज कजाकिस्तान, नेक्स्ट इज रशिया, थर्ड इज अजरबैजान, फोर्थ इज ईरान एंड फिफ्थ इज तुर्कमेनिस्तान। ये जी इसके ऑप्शन है, हम डायरेक्टली इसका आंसर बता देते हैं जी। ये जो पार्ट है ना हमारा सेंट्रल एशिया का, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पिछले कुछ समय से, मतलब लगभग पिछले 1-1.5 साल से हमारे जो मोदी जी जो है वो 2 बार आई थिंक सो वहाँ पे जा चुके हैं। तो इस वजह से ये जो रीजन है वो अभी मतलब हमारे रिलेशन जो है वो इस रीजन के साथ काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। तो इस वजह से भी ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे ये कैस्पियन सी है, ठीक है। यहाँ पे ये जो सबसे बड़ा है ये है रशिया, मतलब हमारा एक जो है रशिया जो है वो करेक्ट है। देन नेक्स्ट इज कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान यहाँ पे, ठीक है, कजाकिस्तान यहाँ पे हो गया। उसके बाद क्या था, तो अजरबैजान, अजरबैजान देख लीजिए, ये अजरबैजान यहाँ पे है, अजरबैजान। नेक्स्ट इज ईरान एंड तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तो ये भी है ईरान एंड तुर्कमेनिस्तान। सो हमारा आंसर है ए, दैट इज ऑल करेक्ट। ओके, ऑल करेक्ट है हमारा आंसर।
और इनको है ना किसी भी तरह आप देख लीजिए कि इनको आपको कैसे रटना है। मैं कैसे मतलब हमें तो बस याद रखना है ना, मैं तो इसको कैसे याद रखता हूँ पता है क्या? ये कज़ाक है के, ये उज़्बेकिस्तान है यू, फिर ये तुर्कमेनिस्तान है टी, और ये ईरान है दैट इज़ कुती। कुत्ती ऐसे ही याद रखता हूँ मैं इसको। और फिर से यहाँ पे भी देख लीजिए, ये यहाँ पे कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड अफगानिस्तान, मतलब ऐसे कुत्ता, KUTA। जी हमें तो याद रखना है और कैसे भी करके याद रखना है, तो कुत्ता एंड कुत्ती ऐसे इन्हीं इन्हीं नामों से याद रखना है। और कज़ाक, जी हमारे यहाँ पे किसी को कज़ाक मतलब क्या होता है कि बहुत ही ऐसा डरावना वगैरह, ऐसा मतलब बहुत ही बड़ी साइज़ वाला, ऐसे अगर कोई हो तो इसको कज़ाक हम ऐसे कंसिडर कर लीजिए। और ये बहुत ही बड़ा देश है, देखिए मतलब ये देश अच्छा है, लेकिन ये हमें रटने के लिए ये बनाना है कुछ भी कैसे भी करके, सिर्फ हमें ये कहाँ पे ये देखना है। तो रशिया के नीचे जो है वो देश है कजाकिस्तान है ये। और फिर उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, ईरान के साथ हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं और तुर्कमेनिस्तान के साथ भी हमारे रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं। तो ये ऐसे कुत्ती एंड ऐसे ऐसे आके कुत्ता, ये ऐसे याद रखिए। और ये जो ताजिकिस्तान है ना, उसका शेप भी बहुत ही ऐसा मतलब कुछ रैबिट या फिर कुत्ता ऐसे आप समझ सकते हो। और इनको ऐसे कंसिडर कर लीजिए कि इसके कुत्ता एंड कुती, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस हो गए। तो अभी हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसका आप आंसर जरूर दीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय। तो इन्फ्लेशन किस वजह से होता है ये देखिए। तो हमारे ऑप्शन है, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ गुड्स, नेक्स्ट इज इंक्रीज इन कैश विथ गवर्नमेंट, सी इज डिक्रीज इन मनी सप्लाई, एंड लास्ट इज इंक्रीज इन मनी सप्लाई। तो इन्फ्लेशन किन इनमें से किस वजह से होता है ये बताइए। एंड नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट कम्स टू एन एंड बिकॉज ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट। तो चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से कौन सी इनमें से चार में से मूवमेंट जो है वो बंद कर दी गई थी। तो ये बताइए। फर्स्ट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, नेक्स्ट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, थर्ड इज होम रूल मूवमेंट, एंड लास्ट इज स्वराज्य मूवमेंट, ठीक है। इनमें से कौन सी मूवमेंट चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद बंद कर दी गई थी ये बताइए। और इन्फ्लेशन किन कारणों की वजह से होता है, चाहे तो वीडियो को अभी पॉज कर लीजिए, ये ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए जो आपके इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट है उसका, और इसका आंसर बताइए, ठीक है फ्रेंड्स। तो और ज़रूर बताना इसका आंसर क्या है वो। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस हो गए हैं, 12 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। आप कमेंट्स में हमारे आंसर का क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड, कीप स्टडिंग।